नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 का बुक है हमारी दुनिया, जिसका पहला चैप्टर है हमारा सौरमंडल। सौरमंडल या इसे हम लोग सौर परिवार भी कहते हैं। तो सौर परिवार किसको कहते हैं? यहाँ पर है कि आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है जिसे सौर परिवार कहते हैं या फिर उसे सौरमंडल भी कहते हैं। तो आसमान में हम लोग जानते हैं कि चांद, तारे, ग्रह, कई आकाशीय पिंड हैं जिसे खगोलीय पिंड भी कहते हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। तो आसमान में कौन कौन से खगोलीय पिंड है? जैसे हो गया सूर्य, हो गया ग्रह, हो गया उपग्रह, हो गया क्षुद्र ग्रह, हो गया। इस सारी चीज़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। तो याद रहा, आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है जिसे सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल किसको कहते हैं? तो आसमान में चांद तारों का एक पूरा परिवार होता है जिसे सौर परिवार कहते हैं। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है या परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। तो कहा जाता है सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? तो सूर्य है। सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य कौन है? सूर्य है। यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य सूर्य है। इसके बाद इसमें कई परिवार होते हैं, जैसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, क्षुद्र ग्रह हो गया इत्यादि सौर परिवार के सदस्य हैं। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। प्रश्न पूछा जाता है कि सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य। सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है और यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य कौन है? सूर्य है। और सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। आगे जानेंगे, सौर परिवार के सभी ग्रह जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मतलब सौर परिवार में जितने सारे ग्रह पिंड हैं, किसी को अपना प्रकाश नहीं होता है। सिर्फ प्रकाश किसको होता है? तो सूर्य को प्रकाश होता है। और बाकी जितने भी पिंड हैं सब सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अगला जानेंगे, सौर प्रज्वाल किसको कहते हैं? देखो, दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है जिसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाली आग की लहरें, सूर्य से निकलने वाली आग की लहरों को सौर प्रज्वाल कहते हैं। यानी दूरबीन से अगर हम देखते हैं तो सूर्य से आग की तरह ज्वाला दिखाई देता है, आग की ज्वाला निकलती है। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सौर प्रज्वाल। याद रहा, सौर प्रज्वाल किसको कहते हैं? तो दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती है जिसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। देखिए, हमारी पृथ्वी अगर इतना बड़ा है तो हमारा सूर्य जो है इतना बड़ा है। तो सोचने वाली बात है कि पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य जो है कई गुना बड़ा है। वही लिखे हैं यहाँ, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अब जानेंगे हम लोग ग्रह के बारे में। देखिए, सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। तो सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। या फिर कह सकते हैं कि तारों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, जो सभी ग्रह जो हैं सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। 8 ग्रह में से किसी ग्रह को जो है प्रकाश नहीं है, सिर्फ सूर्य को ही प्रकाश है। तो सौर परिवार में या सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखो, अब जो है सौर परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य कौन है? सूर्य है। सौर परिवार का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य जो है सूर्य है। तो सभी जो ग्रह हैं, ये चारों ओर जो परिक्रमा लगाने वाले ये सभी ग्रह हैं, ये सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं। तो देखिए, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन है? बुध है। बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद है वरुण। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक का कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक कौन ग्रह है? बुध ग्रह है। तो अगर प्रश्न रहे कि सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह का नाम लिखना, तो सूर्य से दूरी के अनुसार तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध। या फिर यहाँ से याद रखना, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह के नाम है। सबसे पहले बुध है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद वरुण, वरुण नहीं, शनि के बाद है अरुण, अरुण के बाद है
वरुण। तो ये हैं सौरमंडल के विभिन्न 8 ग्रह जो सूर्य से दूरी के अनुसार हैं। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध है, उसके बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह, उसके बाद बुध ग्रह के बाद है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह के बाद है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह के बाद है बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह के बाद शनि ग्रह, शनि ग्रह के बाद है अरुण, अरुण के बाद है वरुण। तो इस तरह याद रखना सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। तो चमकीला ग्रह अगर पूछा जाए, सबसे चमकीला ग्रह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, तो वो शुक्र ग्रह है। लेकिन बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण इसमें भी चमक होती है। ग्रह है ना, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, अगर ये सूर्य है तो इसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वो कौन ग्रह है? बुध ग्रह। तो सूर्य का प्रकाश बुध ग्रह पर भी पड़ता है, इसलिए ये चमकीला ग्रह। लेकिन सबसे ज्यादा चमकीला पूछा जाए तो वो शुक्र ग्रह है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। और पूछा जाए, देखो शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह, यानी सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह, और यही सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ग्रह है। क्यों सबसे गर्म है? देखो बुध ग्रह पर वायुमंडल जो होते हैं, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक ऐसा गुण होता है कि उसमें प्रकाश की किरणें आती है लेकिन निकल नहीं पाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में प्रकाश की किरणें आएगी और निकल नहीं पाएगा, तो जिसके कारण सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होता है। ये चमकीला भी ज्यादा है, क्यों सबसे ज्यादा चमकीला है शुक्र ग्रह? कि देखिए ये बुध शुक्र पृथ्वी, बुध सबसे पहला है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी। सबसे पहले ये है बुध, ये है शुक्र और ये है पृथ्वी। तो हम लोग जो पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर से सबसे नजदीक कौन दिख रहा है? शुक्र की बुध? तो कहेंगे पृथ्वी पर से सबसे नजदीक में शुक्र है। तो जो सबसे नजदीक में दिखता है, जब नजदीक में है तो नजदीक में दिखेगा ही, और नजदीक में होने के कारण ये सबसे ज्यादा चमकीला होता है। तो देखने में सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? शुक्र ग्रह को। इसे सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। तो किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। शाम का तारा भी इसी ग्रह को कहते हैं। अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां एवं आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध है। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है, यानी सौरमंडल का पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, बाकी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। क्योंकि किसी ग्रह पर जल नहीं है तो किसी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए ना तो वहाँ फसल की उपज हो पाती है। जब जल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो फसल की उपज कैसी होगी? इस प्रकार से वहाँ भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए अन्य ग्रह पर जीवन यापन संभव नहीं है। तो हम लोग जानेंगे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, अर्थात जीवन संभव है। किस ग्रह पर? पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? तो नीला दिखाई देता है। क्यों नीला दिखाई देता है? तो पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र 29% ही स्थल है। पृथ्वी के कितना प्रतिशत भाग पर जल है? तो 71%, और स्थल कितना है? तो 29%। अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीला क्यों प्रतीत होती है? अंतरिक्ष से अगर देखते हैं पृथ्वी को तो ये नीला दिखाई देता, क्यों? तो जानेंगे पृथ्वी का अधिकांश भाग, यानी कितना? तो 71%। पृथ्वी का अधिकांश भाग जो है, यानी 71% भाग जल से घिरा है, इसलिए समुद्र के सतह से वायुमंडल में नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष से देखने के बाद पृथ्वी नीला दिखाई देता है। या फिर इतना भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी के अधिकांश भाग यानी 71% भूभाग पर जल है, इसलिए जल की अधिकता के कारण पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तो याद रखना यहाँ जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन है? तो चंद्रमा है।
बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकंड लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड? 1.25 सेकंड लगता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना? लगभग 8 मिनट लगता है। और सूर्य के बाद का सबसे नजदीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष लगता है। सूर्य के बाद अगर कहें जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4 वर्ष है। हालांकि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन बाकी तारों की तुलना में सूर्य जो है नजदीक है, इसलिए इनका प्रकाश पृथ्वी तक जल्दी आते हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय? तो लगभग 8 मिनट। और सूर्य के बाद का जो तारा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं। आगे जानेंगे हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को। याद रखना कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने समय में? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। यानी पृथ्वी का एक परिक्रमा जो है चंद्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु है, इसलिए वहाँ पर जीवन यापन संभव नहीं है। चंद्रमा पर जो है दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ता है और रात में बहुत अधिक ठंडा पड़ता है। ग्रह का एक साइड नाम जानेंगे, दूसरे साइड ग्रह की उपग्रह की संख्या। यहाँ पर क्या जानेंगे? उपग्रह की संख्या। जैसे हम लोग जानते हैं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह में से जानना है कि किस ग्रह को कितने उपग्रह हैं। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहला बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध ग्रह है। बुध ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो कोई उपग्रह नहीं है, यानी 0। शुक्र ग्रह को भी कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह है, कितना है? तो 63। बृहस्पति ग्रह के 63 उपग्रह है और शनि के 62, अरुण के 27 और वरुण के 13। तो इस तरह से याद रखना कि कौन से ग्रह के कितना उपग्रह हैं। 2 ऐसा ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को 1, मंगल को 2, बृहस्पति के 63, शनि के 62 और अरुण के 27, वरुण के 13 उपग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। जैसे प्लूटो क्या है? एक क्षुद्र ग्रह है। प्लूटो एक क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के कक्षाओं के बीच होते हैं। यानी क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के बीच होते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच होते हैं। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। यानी याद रखना कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सीरस है। सीरस सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। उल्का पिंड किसको कहते हैं? तो उल्का पिंड का परिभाषा लिखना है कि कभी कभी आकाश से तारों के समान पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े टूटकर गिरते हुए दिखाई देते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी आसमान से देखा जाता है कि तारों के रूप में एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा नीचे आता है और वो घर्षण के कारण, यानी वायुमंडल से घर्षण होता है, घर्षण के कारण नीचे आते आते वो जलकर समाप्त हो जाता है। इन्हीं को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। याद रहा, कभी कभी आकाश से तारों के समान पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हुए दिखाई देते हैं या नजर पड़ते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा किसे कहते हैं? या फिर तारों की बहती नदी, तारों की बहती नदी या फिर आकाशगंगा। तो आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है, इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। तो आकाशगंगा कभी कभी आसमान में ये जो 7 रंगों की एक पट्टी के रूप में ये असंख्य तारों का समूह होता है। ये असंख्य तारों का समूह होता है जो एक पट्टी से दूसरे पट्टी की ओर दिखाई देता है, इन्हीं को आकाशगंगा कहते हैं। तो आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी होती है, इसे ही आकाशगंगा कहा जाता है। ये असंख्य यानी लाखों तारों का समूह होता है। ये आकाशगंगा क्या होता है? लाखों तारों का समूह होता है। अब जानना है सप्तऋषि। सप्तऋषि किसको कहते हैं? तो याद रखना कि आसमान में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह दिखाई पड़ता है। आसमान में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह दिखाई पड़ता है, इसे ही सप्तऋषि कहते हैं। याद रहा, सप्तऋषि किसको कहते हैं? तो आसमान में उत्तर दिशा में
7 तारों का एक समूह दिखाई देता है, उन्हीं को कहते हैं सप्तऋषि। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण जो है ऋषियों के नाम पर दिया है, जो इस प्रकार है, यानी 7 तारों का जो नाम है वो इस प्रकार है, जैसे ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, पुलह, अत्रि और अंगिरा। ये जो नाम दिया गया है भारतीय विद्वानों ने किसके नाम पर? भारत में जो ऋषि मुनि थे, साधु महात्मा थे, उन्हीं के नाम पर सप्त ऋषि का नाम दिया है। नाम से स्पष्ट होता है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों का नाम है। 7 ऋषियों का नाम क्या क्या? तो ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, अत्रि और अंगिरा। बोलेंगे परिभाषा सप्तऋषि किसको कहते हैं? तो आसमान में उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह होता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। क्या बोलेंगे? आसमान में 7 तारों का एक समूह होता है, किस दिशा में? उत्तर दिशा में, इसे ही सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। 7 तारे कौन कौन? ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य, अत्रि और अंगिरा। लेकिन यूनानी ग्रंथों में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा, इन 7 नामों से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नाम रखा ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, पुलस्त्य यानी पुलह, अत्रि और अंगिरा। लेकिन यूनानी ग्रंथों में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलॉन, एटा एवं जेटा के नाम से जाना जाता है। अब जाना है ध्रुव तारा। ये भी उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारा यह एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा कैसा तारा है? ये एक स्थिर तारा है जो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। यह हमेशा उत्तर दिशा में ही दिखता है। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई पड़ता है? तो उत्तर दिशा में। याद रखना है कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई पड़ता है। अब जानना है राशि किसको कहते हैं। आगे जानना है राशि किसे कहते हैं। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों या तारा समूहों के बीच, तारा के समूहों के बीच नजर आता है। तारों के इन समूहों को ही राशि कहते हैं। ध्यान देना, हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा पूरा करती है? तो सूर्य की। पृथ्वी किसकी परिक्रमा पूरा करती है? सूर्य की। जब पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो सूर्य जो है कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। सूर्य जो है कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। सूर्य जो है कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। तो तारों के इन समूहों को ही राशि कहते हैं। तारों के इन समूहों को ही क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। याद रहा, जब हमारी पृथ्वी जो है ना सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय सूर्य जो है विभिन्न तारों के समूहों के बीच नजर आता है। जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय जो सूर्य है ना कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। तारों के इन समूहों को ही राशि कहते हैं। तारों के इन समूहों को ही क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। इन राशियों की संख्या 12 है। इन राशियों की संख्या कितनी है? तो 12 है। इन राशियों की संख्या 12 है। वो कौन कौन से 12 राशि हैं? तो ध्यान देना, पहला है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से कुल 12 राशि हैं। तो 12 राशियों का भी नाम याद रखना है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब हम लोग नक्षत्र को जानेंगे। नक्षत्र देखो, यहाँ पर हमने बताया कि जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय सूर्य जो है कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। इन तारों के समूहों को ही क्या कहते हैं? तो राशि कहते हैं। सेम वैसा ही याद रखना, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है लेकिन चांद पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है। चांद किसकी परिक्रमा पूरा करती है? पृथ्वी। चांद किसकी परिक्रमा पूरा करती है? तो पृथ्वी की। तो वैसा ही याद रखेंगे, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो यहाँ पर बोलेंगे जब चांद पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है। जब चांद पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय हमारी पृथ्वी जो है तारों के कई समूहों के बीच नजर आता है। उस समय हमारी पृथ्वी तारों के कई समूहों के बीच नजर आता है। तारों के इन समूहों को ही नक्षत्र कहते हैं। तारों के इन समूहों को ही नक्षत्र कहते हैं। तो यहाँ से ही परिभाषा याद रह जाएगा, जब हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय सूर्य जो है तारों के कई समूहों के बीच नजर आता है। तारों के इन समूहों को ही तारों के इन समूहों को ही राशि कहते हैं। और उसी प्रकार जब चांद हमारी पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करती है तो उस समय भी हमारी पृथ्वी जो है ना
कई तारों के समूहों के बीच नजर आता है। तारों के इन समूहों को ही नक्षत्र कहते हैं। तारों के इन समूहों को ही नक्षत्र कहते हैं। और इस तरह से कुल मिलाकर 27 नक्षत्र हैं। नक्षत्र की संख्या कितनी है? तो 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र कौन कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान देना है, ये है अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसको हथिया कहते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। तो इस तरह से कुल कितने नक्षत्र हैं? 27 नक्षत्र हैं। एक बार फिर से देखना है 27 नक्षत्र कौन कौन सा है। तो अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इस तरह से कुल कितने नक्षत्र हैं? तो नक्षत्रों की संख्या कुल 27 है। और प्रत्येक नक्षत्र लगभग 14 दिन के होते हैं। तो एक नक्षत्र प्रश्न आ सकता है कि प्रत्येक नक्षत्र कितने दिनों का होता है? तो याद रखना, प्रत्येक नक्षत्र लगभग 14 दिन का होता है। प्रत्येक नक्षत्र कितने दिन का? 14 दिन का। तो इस तरह से ये जो है पहला चैप्टर का डिफिनेशन समाप्त हुआ। अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। और ये है हमारा बुक जो क्लास 6 का है, हमारी दुनिया। इसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ लिए और अब इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर को हल करेंगे। तो ये है इनका पहला चैप्टर, अध्याय 1, जिसका नाम है हमारा सौरमंडल। इनका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ पर दिया गया कि राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग कितने राशि पढ़े? राशियों की कुल संख्या 12 है। राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12 है। वो 12 राशि कौन कौन सी है? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये देखिए 12 राशि: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस तरह से ये 12 राशि है। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि सूर्य की आकृति कैसी है। तो सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। सूर्य की आकृति कैसी है? गोल है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो क्या पढ़े थे हम लोग कि सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया है। सौर परिवार का मुखिया कौन है? तो सूर्य है। ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। ये ग्रह की संख्या हम लोग पढ़े हैं कि ग्रह की संख्या कुल कितनी है? तो 8 ग्रह है। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह है। अन्यथा इस तरह से भी याद रखते हैं, हम लोग याद किए हैं कि दिन का नाम तो हर कोई जानता है। जैसे 7 दिनों के नाम हैं। जैसे शुरुआत होता है रविवार से, जैसे रविवार शुरू किए, रवि, सोम, ये 2 को छोड़ देना है। रवि, सोम 2 को छोड़ दिए, बच गया 5 दिन। कौन कौन? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो इस तरह से 5 को जो दिन बच जाता है इसमें ग्रह लगा देना। जैसे मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, ये 5 हो जाएंगे। और छठा सतमा जैसे अरुण और वरुण है। और 8वां नंबर है पृथ्वी, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। तो इस तरह से ग्रह का नाम याद रह जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो 8 है। अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। 7 तारे कौन कौन है? तो बताइए: ऋतु, पुलस्त्य, वशिष्ठ, मरीचि, पुलह, अत्रि और अंगिरा। लेकिन यूनानी ग्रंथों में इसको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा एवं जेटा के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानिए सप्तऋषि कितने तारों का समूह है? तो सप्तऋषि 7 तारों का समूह है। प्रश्न संख्या 2 का है, यहाँ पर खाली जगहों को भरिए। तो 2 का 1 नंबर है, पृथ्वी एक नक्षत्र को दिनों में पार करती थी। कितने दिनों में पार करती है? 14 दिनों में। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। दूसरा नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा पर दिखाई पड़ता है। तो कहां पर दिखाई पड़ता है? तो देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं कि विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा, ये देखो, विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। तो कहां दिखाई पड़ता है? क्षितिज पर। विषुवत रेखा पर तारा, ध्रुव तारा जो है क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। तीसरा नंबर प्रश्न है, मंगल और
डैश ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो मंगल और किस ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह हैं? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कौन कौन से ग्रह के बीच है क्षुद्र ग्रह। तो मंगल ग्रह देखो कहाँ, ये है मंगल ग्रह, ये है मंगल ग्रह और ये है बृहस्पति ग्रह। ये है मंगल ग्रह, ये मंगल ग्रह दिख रहा है, और ये है बृहस्पति ग्रह। तो इन दो ग्रहों के बीच, ये जो मंगल ग्रह हैं और ये बृहस्पति ग्रह हैं, तो इन दोनों ग्रहों के बीच है क्षुद्र ग्रह। इन दोनों ग्रहों के बीच ये देखिए है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहाँ है? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच। प्रश्न संख्या 4 है, बृहस्पति के डैश उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के कितने? 63 उपग्रह। बृहस्पति ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 63 उपग्रह हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक में पहुंचता है, यानी लगभग कितने मिनट में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका प्रश्न देखिए यहाँ पर है। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। पहला नंबर प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रहों के नाम लिखिए। तो सूर्य से दूरी के अनुसार विभिन्न ग्रह हैं। जैसे सबसे पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का क्या नाम है? तो सूर्य से सबसे नजदीकी ग्रह का नाम है बुध। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह का क्या नाम है? तो बुध है। प्रश्न संख्या 3 है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह हैं शुक्र और मंगल। पृथ्वी के निकटवर्ती ग्रह कौन है? शुक्र और मंगल। अगला नंबर कह रहा है कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। याद रखना कि उस ग्रह का क्या नाम है जिसके चारों ओर छल्ले पड़े होते हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पड़े होते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पड़े होते हैं। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अलग लगा और क्यों? सौर मंडल का कौन सा ग्रह आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो आंसर जानेंगे कि पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अलग ग्रह है। भाई पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अलग ग्रह क्यों है? क्योंकि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है, बाकी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। क्यों पृथ्वी ही एक अलग ग्रह है? क्योंकि सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां विद्यमान है, जैसे हवा है, जल है, यहाँ भौगोलिक भूखंड है जिस पर हम लोग खेती करते हैं, और ये सभी चीज़ें जो है अन्य ग्रह पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो पृथ्वी का मात्र एक ही उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। तो पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है? तो चंद्रमा। वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? वे कौन कौन से ग्रह हैं जो पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं? तो शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह पृथ्वी के घूमने की विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी सभी ग्रह जिस दिशा में घूमते हैं उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा क्या है? तो आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद चमकदार पट्टी दिखाई पड़ती है, इसे ही आकाशगंगा कहते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आकाशीय पिंड एवं दी गई विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है बुध। बुध को हम लोग क्या जानते हैं? बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है? बुध सबसे छोटा ग्रह है। पृथ्वी क्या जानेंगे? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। उल्का पिंड किसको कहते हैं? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। उल्का पिंड किसको कहते हैं? तो आकाश में चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। आकाशगंगा यानी आकाश में लाखों तारों का समूह जो होता है उसी को बोलते हैं आकाशगंगा। तो लाखों तारों का समूह है, क्या है? तो आकाशगंगा। और अंत में है ब्रह्मांड किसको बोलते हैं? लाखों आकाशगंगा का समूह को ही ब्रह्मांड कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 में है, आपस में चर्चा कीजिए एवं लिखिए। प्रश्न संख्या 5 का 1 है, कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? कई तारे सूर्य से बड़े हैं फिर भी छोटे क्यों दिखाई देते हैं? तो देखिए सूर्य की तुलना में
सूर्य की तुलना में सभी तारे पृथ्वी से अधिक दूरी पर है। यानी अगर सूर्य की तुलना में कहें तो सभी तारे जो है ना सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसलिए यह छोटा दिखाई देता है। जो जितना दूरी पर आता है वो उतना छोटा दिखाई देता है। तो बाकी जितने तारे हैं सूर्य को छोड़कर, तो सूर्य को छोड़कर बाकी जितने तारे हैं सब अधिक दूरी पर है। सूर्य ही जो है बाकी तारों की तुलना में सूर्य नज़दीक में है, यानी कम दूरी पर है, इसलिए सूर्य बड़ा दिखाई देता है और अन्य तारे छोटा दिखाई देता है। तारे आकाश में ही हैं फिर भी दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? भाई दिन में कैसे दिखाई देगा? दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण तारे नहीं दिखाई देते हैं। दिन में सूर्य के प्रकाश के कारण तारे दिखाई नहीं देते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा तारों से छोटा है फिर भी हमें बड़ा दिखाई देता है। तो तारों की तुलना में चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। तारों की अगर हम तुलना करें तो उसकी तुलना में चंद्रमा जो है ना पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई देता। बताइए कि जो चीज़ें नज़दीक रहता वो बड़ा दिखाई देता, जो जितना दूरी पर रहता वो उतना छोटा दिखाई देता। तो तारा जो है अधिक दूरी पर है इसलिए छोटा दिखाई देता है और चंद्रमा कम दूरी पर इसलिए बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो क्या वह हमें नजर आएगा? आंसर लिखेंगे, अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। क्या बोलेंगे? अगर किसी आकाशीय पिंड में प्रकाश न हो तो वह हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हम प्रकाश के बिना किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो ये था चैप्टर संख्या 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर। इसके लिए इसी तरह से एक नोटबुक बनाना है और इस नोटबुक को रोज़ का रोज़ रिवाइजिंग करते रहना है।